बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला कामरान। मैं हूँ शाहिद जिया। कोरोना आलमगीर वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है और ये आग हर खास व आम को अपनी लपेट में ले रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से आज हमने रूरल एड पाकिस्तान और आवाज़ के थीम के हवाले से हमने कोविड-19 के हवाले से प्रोग्राम को तश्कील दिया है, जो कि जिसमें हमने अपने डॉक्टर साहबान को मिलाया है जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और जिनकी वजह से आज हम लोग अपने ज़िंदगी को और अपने कारोबार को आगे लेके चल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हम में से अगर किसी शख्स को या किसी फर्द को कोरोना हो जाएगा तो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं फॉर सेविंग अस। सो मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी, हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल बैठा हुआ है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है और एक आम मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद लोग इससे मुतासर हुए हैं। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ जो डॉक्टर्स पैनल मौजूद है उसमें डॉक्टर उमैर मिर्जा साहिब हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर हैं और कोरोना के हवाले से फोकस पर्सन डिस्ट्रिक्ट नारवल हैं और उनसे हम आज इन बहुत सारे सवालात हमने जमा किए हुए हैं जो हम अपने नाजरीन के साथ और इनके साथ मिलकर हम डिस्कस करेंगे। मेरी साइड पे मौजूद हैं डॉक्टर आयशा फारूक बाजवा, DHQ हॉस्पिटल नारोवाल में सर्व कर रही हैं। इनके साथ हैं महबूब शहनाज जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं रूरल एड पाकिस्तान की। पूछना चाहूंगा डॉक्टर उमैर साहब से कि कोरोना वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। बहुत शुक्रिया जिया साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस फोरम पे आकर अपने जो अवाम हैं उन तक ये तमाम मालूमात और तमाम ऐसी चीज़ें कि जो अभी तक मीडिया पे नहीं आई वो भी फैला सकें। अच्छा जी, कोरोना वायरस जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है ये एक वायरस है। वायरस आपको पता है मुख्तलिफ तरह के वायरसेस, जिस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी एक उसकी ही किस्म है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है। इसके मुख्तलिफ हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके अंदर के ये जैसे कोई छींक मारता है ड्रॉपलेट से, तो ये छींक के ज़रिए जो छोटे छोटे ज़र्रात निकलते हैं उससे एक दूसरे को ट्रांसमिशन हो सकती है। किसी सरफेस के ऊपर किसी ने छींक मारी, खांसी कर दी, उससे हो सकता है। आपने किसी के कपड़ों से भी कुछ हद तक जो है वो यकीनन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और इसके बारे में एक चीज़ जो मैं चाहूँगा अपने नाज़रीन को बताने के लिए कि लोग समझते हैं शायद हवा के अंदर हर वक्त कोरोना मौजूद है, तो ऐसा कतई नहीं है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जहाँ पर कोई मुतासरा शख्स छींक मारेगा, कोई खांसी करेगा, जहाँ पर ड्रॉपलेट्स आएंगे तो वहाँ पर ही ये कोरोना वायरस जो है वो मौजूद होगा। ये हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं, एयरबॉर्न नहीं है, जो कि हमारे बहुत से लोग हर वक्त समझते हैं कि जी जैसे बाहर हवा में सुबह अगर हम वॉक करने जाएं लोग पूछते हैं जी कि वहाँ भी कोरोना वायरस ही हर जगह होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट वहाँ पर ही होगा जहाँ पर कोई स्नीज करेगा, कफ करेगा और वहाँ पर ये फैलेगा। डॉक्टर साहब, कोरोना का जो मरीज है वो उसको सेहतयाब होने में कितना टाइम लगता है? ये जो उसकी मुकम्मल सेहत याबी है उसका टाइम वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अभी जिस तरह की इसकी 3 हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, 3 तरह की बीमारी है, लेवल है। अगर तो माइल्ड केसेस होंगे या एसिम्प्टोमेटिक भी कुछ लोग हैं कि जिनके अंदर कोई सिम्टम वगैरह नहीं आते या माइल्ड से सिम्टम आते हैं, किसी को माइल्ड कफ हो गई, कोई 1 दिन का बुखार हो गया, वो लोग तो ज़ाहिरी बात है उनको अगर हम टेस्ट के ऊपर देखें, सिम्टम तो शायद उनके 1-2 दिन में चले जाते हैं, लेकिन अगर टेस्ट पर देखें तो उनकी जो उनका टेस्ट है कोरोना का जो PCR नेगेटिव होते हैं वो तकरीबन 14 दिन लग जाते हैं और नॉर्मल भी उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी 2 to 14 डेज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सीवियर डिजीज है, जैसे कोई वेंटिलेटर पर हैं या कुछ आपके पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, जिनको मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स कहते हैं, तो उनका टाइम जो है वो उनकी रिकवरी के साथ जो है वो बढ़ सकता है। अगर कोई बंदा 2 हफ्तों में रिकवर कर रहा है, कोई 3 हफ्तों में रिकवर कर रहा है और मोस्टली एजेड लोग हैं तो उनका रिकवरी का टाइम भी चूंकि ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और सिम्टम जाते हैं, तो इसलिए उसके अंदर रिकवरी का टाइम जो है वो ज़्यादा हो सकता है। यंग लोगों में ये तकरीबन 14 डेज से पहले रिकवर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि कोरोना वायरस से जो बचने के लिए जो हिफाजती इक़दाम है वो क्या करने चाहिए? देखें जी, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, ज़ाहिरी बात है जगह जगह एडवोकेसी मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह की जा रही है।
सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको तो ज़रूर अपनाना चाहिए। इसके साथ दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे लोगों के अंदर, एक मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि शायद उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। सबसे पहले हैंड वॉशिंग, हाथ साबुन और पानी से धोना। हैंड सैनिटाइजर हर बंदे ने अभी पॉकेट्स में अपने रख लिया है, लेकिन हैंड सैनिटाइजर मैं कहता हूँ कि वो लोग इस्तेमाल करें कि जिनके पास पानी और साबुन की एक्सेस नहीं है। जिसके पास पानी है, साबुन है, वो तो बड़े अच्छे तरीके से, अगर ऑफिस में बैठे हैं आप, तो आप 10-15 मिनट बाद, घंटे बाद, आधे घंटे बाद जाके अपने हाथ धो सकते हैं। तो आप अपने हाथ धोएं। मास्क, अभी सिंपल सर्जिकल मास्क ऐसी जगह पे यूज़ करें जहां लोग हों। अगर जहां पर लोग नहीं हैं, जिस तरह आप अगर सुबह पार्क में कहीं वॉक करने जाते हैं और ऐसी जगह, तो वहां पर तो इतनी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जहां पर लोग हों तो आप सिंपल सर्जिकल मास्क को यूज़ करें। N95 का बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया और वो बड़े महंगे हो गए। N95 आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है। N95 उन लोगों के लिए जो कि उन मखसूस जगहों पर काम कर रहे हैं जहां पर कोरोना के मरीज रखे गए हैं, जैसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको HDU या ICU कहते हैं, या कोरोना का जो आइसोलेशन वार्ड है जिसके अंदर कोई सैम्पलिंग वाली हमारी टीम्स हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आम लोगों को कतअन वो N95 बाहर यूज़ करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप सिंपल सर्जिकल मास्क यूज़ करें, एक दूसरे से फासला अपना के रखें। किसी को बुखार हो, छींकें आ रही हों और इस तरह के जो सिम्टम है कोरोना के वो हों, तो वो बाकी लोगों से खुद ब खुद अपने आप को अलहदा कर ले और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे। कोरोना ने एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। तो आप चूंकि एक फ्रंट लाइन पे कोरोना के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल जी, डर लगा था। और जब पहला मरीज मैं नारोवाल में आया यहाँ पर 13 मार्च को, तो मैं वो हमारे यहाँ नारोवाल के पास ही एक तहसील है जफरवाल, तो जब मैं पहला मरीज लेने गया तो मुझे सब ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आप खुद जाके लेकर आए। तो मुझे यकीनन बहुत डर लगा। और जब मैं गया तो मैंने रास्ते में एक मस्जिद आई तो वहाँ रोक के 2 रकअत नफल भी अदा की है। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, पता नहीं अब क्या होगा। एक्चुअली वो खौफ था और मीडिया का बनाया हुआ खौफ था। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खौफ खत्म होता गया। अभी मैं, जैसा आप कहता कि मैंने सिंपल मास्क भी नहीं अभी पहना हुआ, तो मुझे खुद भी जो है एक दफ़ा जो जब ईद के बाद कोरोना से मैं खुद भी गुजरा हूँ, तो वो जब हुआ है तो उससे खौफ ख़त्म हो गया। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और वो जज्बा दिया कि हम बेखौफ होकर लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। और अभी हम कोरोना के मरीजों को बिल्कुल SOPs को ज़रूर फॉलो करते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल इग्नोर भी करना, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है। तो वो बेसिक SOPs को ज़रूर खातिर में लाएं, लेकिन ये ना करें कि बिल्कुल ही आप क्या कहते हैं, ना तो बिल्कुल ही उसको छोड़ दें और ना ही ये करें कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाएं, जिसकी वजह से बहुत से लोग एंग्जाइटी में चले गए हैं, डिप्रेशन में। और OCD वहम होता है लोगों को, बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार मुंह धो रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं। तो ये जो नाजरीन में और अवाम में एक बड़ा खौफ सा पाया जाता है कि हॉस्पिटल में जाएं और मरीज को बिल्कुल ना लेके जाएं, वहां पे डॉक्टर खुद टीका लगा देते हैं कोरोना वाले मरीज को। क्या ये दुरुस्त है? ये क्या मामला है? ये आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जी, ये कंसर्न पिछले कुछ वक्त से जो है हमारे सोशल मीडिया पे, ज़ाहिरी बात है वहाँ पर ही ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। वो कुछ लोगों ने फैलानी शुरू कर रखी है कि जी जैसे डॉक्टर वहाँ पर जहर का टीका लगा देते हैं। किसी ने कहा जी डॉक्टरों को बंदे मारने के जितने लोग मारे उतने पैसे मिलते हैं, इस तरह के डिफरेंट मिथ। लेकिन ज़ाहिरी बात है, एक समझदार शख्स भी अगर ये बात सुनेगा तो मेरा ख्याल है उसको पता, अपनी अकल के मुताबिक भी सोचेगा तो ऐसा कतन हो ही नहीं सकता, और ऐसा है भी नहीं। कोई डॉक्टर में ही मेरा ख्याल है जो चाहता कि इसको किसी अपने मरीज को जहर का टीका मारकर लगाकर मार दिया जाए। हमारे डॉक्टर्स, हाँ कुछ मसाइल शुरू में थे कि कुछ हमारे स्टाफ और कुछ लोग रिलक्टेंट थे, डरते थे। वो भी ज़ाहिरी बात है, अपनी जान का, हर किसी को जान अपनी प्यारी है, तो वो डरते थे। लेकिन अभी वक्त के साथ साथ उनका डर खत्म हो गया है। अभी वो बिल्कुल अपने पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो इवन हमारे नारोवाल के अंदर भी जो हमारी मेजॉरिटी है पेशेंट्स की, वो यहाँ से सेहतयाब होकर घर जा रही है। तो हमारे तकरीबन जो 150 पेशेंट्स थे नारोवाल में, उसमें हमारी मोर्टेलिटीज़ 10 हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ा कम नंबर है।
और वो हैं जो एजेड लोग हैं, मोस्टली उसमें से एजेड हैं। तो हमारा रिकवरी का रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और हमारा हॉस्पिटल यहाँ DHQ हॉस्पिटल और हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी कंसर्न है और हम खुद भी जाकर उसके अंदर अपने हाई डिपेंडेंसी यूनिट जहाँ पर कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट है खुद जाकर देखते हैं और हम सब जाकर वहाँ हमारी जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ की जितनी टीम है हमारी, हम सब जाकर उसको वक्तन फ़क्तन खुद भी चेक करते रहते हैं और बाकायदा हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ऐसा कंसर्न है लोगों का कि टीका लगा देते हैं, ऐसा कहता नहीं, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है और कोई ऐसी चीज़ का कोई वजूद नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बेसिक मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आइसोलेशन और क्वारंटीन दो मुख्तलिफ चीजें हैं या एक ही के दो नाम है? नहीं जी, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्वारंटीन और आइसोलेशन कुछ लोग इसको इंटरमिक्स कर रहे हैं, कुछ उसकी जगह उसको यूज़ कर रहे हैं टर्म को। इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही याद रखने की जिसको ज़रूरत है या जहन नशीन करना चाहिए। क्वारंटाइन हेल्दी लोगों का, जो सेहतमंद लोग हैं उनका क्वारंटाइन है। आइसोलेटेड वो होता है जिसको कोरोना हो जाता है, जो कोरोना का पॉजिटिव है उसको हम आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटाइन करते हैं कि जैसे हमें कोई लगा कि इसको शायद शक है कि इसको कोरोना हो सकता है, डाउट में है, या ये जी किसी सस्पेक्ट है, या जी ये कोरोना के किसी मरीज के साथ फिरता रहा है, उसके साथ इसका कांटेक्ट है, या वैसे ही हम किसी को देखते हैं कि इनको बुखार हुआ है तो हम इनको क्वारंटाइन कर देते हैं। ये है क्वारंटाइन का कंसेप्ट। बेसिकली ये सेहतमंद लोगों का है जिसको अभी कोरोना का हमें नहीं कंफर्म कि ये पॉजिटिव है, लेकिन जिस शख्स को फिर कोरोना हो जाता है और हमें रिपोर्ट पे आ जाता है कि इसको कोरोना हो गया तो उसको फिर हम कहते हैं आइसोलेट कर दें। और आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोरोना की आइसोलेशन का कि एक कमरा और एक शख्स और उसके साथ अटैच वॉशरूम, ये एक आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है। क्वारंटाइन के अंदर इसको हम कुछ 3-4 लोगों को भी ये कमरे में रख सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेशन का ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है क्योंकि उसके अंदर बीमार लोग है, बीमार शख्स है, बीमार वो बंदा है, उसको एक कमरा और उसका अटैच वॉशरूम और एक मरीज, ये इसका आइसोलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह ये क्वारंटाइन का बेसिक यही है कि सेहतमंद या ठीक जो अभी है और आइसोलेशन उसको जिसको कोरोना है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि क्वारंटीन जो है उसमें हम 3 से 4 सस्पेक्टेड लोगों को रख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, 3 से 4 लोगों को फासला उनके अंदर मेंटेन करके, जो बेसिक डिस्टेंस है वो मेंटेन करके, ये नहीं कि उनको इकट्ठा ही रखते हैं एक जगह। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि ऐसे तो वो जो सस्पेक्टेड है वो अपने साथ दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे ना जो नेगेटिव होंगे, तो अगर वो नेगेटिव आ जाते टेस्ट के बाद तो डेफिनेटली अगर वो पॉजिटिव के साथ रहते तो वो भी इन्फेक्शन में उसका ये है बेसिक, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक बड़ा कमरा, बड़ा हॉल हो या कोई थोड़ा बड़ा कमरा हो जिसके आप 4 कोनों पे 4 बेड लगा लें, एक बेसिक उसके अंदर डिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल वो डिस्टेंस हो, उनकी अपने इस्तेमाल की पर्सनल चीज़ें भी ये लेता हूँ क्योंकि एक्चुअली इशू ये है कि क्वारंटाइन, ज़ाहिरी बात है जितने लोग क्वारंटाइन में लोग ज़्यादा हैं फिर आइसोलेशन में उससे कम है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में उतने कम है, तो जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप हर बंदे को एक कमरा और एक वो दे सकें। तो उसका ये है कि आप जो है वो उसके एक अगर बड़ा कमरा है तो उसके अंदर, यानी अगर ज़्यादा बड़ा हॉल है तो उसके अंदर कुछ 4-5 लोग कर दें, अगर छोटा कमरा है तो उसमें 2 लोग कर दें, उसका वेंटिलेशन का ध्यान रखें, खिड़कियां खुली हों, AC ना हो वहाँ पर, वॉशरूम उनका हो और टाइम टू टाइम उसकी क्लोरीनेशन या उसकी डिसइंफेक्शन होती रहे। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि आप एक कमरे में बेशुमार लोग भर दें। और जब कोरोना का आगाज़ हुआ तो आपको अंदाज़ा है कि दिसंबर के एंड पे ये चाइना से शुरू हुआ, फरवरी में पाकिस्तान में आ गया, तो फरवरी में भी पाकिस्तान में मौसम ठंडा ही था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो बहुत से लोग कहते रहे जी गर्मी आएगी ख़त्म हो जाएगा, गर्मी आएगी तो ये डिजीज़ नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि एक नई बीमारी है इसके मुतालिक कुछ भी कहना जो है वो मैं समझता हूँ कि कुछ भी हतमी राय नहीं हो सकती। आपने देखा कि वक्त के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी बदलता रहा। इब्तदा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लोगों ने ली, एक दवाई जो कि मलेरिया के लिए, और जैसे वो क्लोरोक्विन यूज़ होती थी वो लेते रहे, मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ लोग लेते रहे, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ भी पता लगता रहा कि ये दवाइयाँ ठीक नहीं, उसको रोक दिया गया, वक्त के साथ साथ दवाइयाँ बदलती रहीं। तो इसी तरह ये मौसमी तगय्युरात का भी ज़ाहिरी बात है एक असर तो होता है, हर चीज़ के ऊपर एक असर है, आपकी मौसम पे, आपकी इकॉनमी पे, हर चीज़ पे असर है। लेकिन अभी आप देखें कि जैसे ही गर्मी आई तो पाकिस्तान में कोरोना का बड़ा पीक आपने देखा, और जो लोग कहते थे जी कि गर्मी के साथ चला जाएगा तो गर्मी के साथ ये गया नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मौसमी तगय्युरात का इसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं है।
जो कि हमने अपनी करंट सिचुएशन के अंदर भी देख लिया है कि मौसमी असरात का इसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि एक ख़ास टेम्परेचर के बाद जो आपकी बाहर चीज़ें हों, जैसे धूप के अंदर आपकी कोई गाड़ी का हैंडल है आप खोलते हैं, कोई इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसके अंदर से कोरोना का वो जो आपका सरफेस है वहाँ से वो क्लियर आउट हो जाए। लेकिन चूंकि इसकी ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन भी है, जैसे इस कमरे में बैठे एक कोरोना ज़्यादा बंदा अगर यहाँ पर छींक मारता है तो जाहिर बात है यहाँ धूप तो नहीं आ रही और यहाँ पर उतनी गर्मी भी नहीं, तो उसकी वजह से ये सारा अभी आप देखें कि वो सारी पीक आई और सब कुछ हुआ। तो इसलिए इसका मौसमी तगय्युरात का बाहर जो आपकी बाहर सर्फेसिस हैं जो धूप में है उस पर तो असर पड़ सकता है, लेकिन जाहिर बात है एक गर्मी के अंदर लोग इंडोर होते हैं, अंदर रहते हैं, घरों के अंदर हैं, टू पर्सन ट्रांसमिशन तो नहीं रुकेगी। सरफेस टू पर्सन ट्रांसमिशन के अंदर फर्क जरूर आ सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है होती रहेगी। लेकिन जाहिर बात है एक डिजीज है, उसका एक प्रोसेस है, उसकी विरुलेंस अभी वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। तो आई होप सो कि अगले चंद हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करेगा और इंशाल्लाह ताला ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा। हम उनसे जानते हैं एज अ फीमेल डॉक्टर कि जब खवातीन जो कि प्रेगनेंसी में आती हैं तो कोरोना से उनको कैसे बचाया जा सकता है, उन खवातीन को जो प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हैं तो वो कैसे बच सकती हैं कोरोना से, और साथ इसके कि डॉक्टर्स उनको किस तरीके से डील करते हैं हॉस्पिटल में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझती हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इशू, क्योंकि बहुत सी खवातीन हैं जो इस फेज से गुजर रही हैं और एक ऐसी वबा जो फैल चुकी है जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑक्यूपाई किया हुआ है सबको, तो बहुत ज़रूरी है उन खवातीन में अवेयरनेस जो स्पेशली इस खास टाइम से गुजर रही है। देखिए, प्रेगनेंसी जो है वो एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेज है, इसमें खातून की जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है। ये हम जानते हैं कि कोरोना जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसमें सबसे पहले हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम रूटीन एंटीनेटल विजिट्स को कंडेम करते हैं। ठीक है, हम खवातीन को ये कहते हैं कि अपने वो घरों पे रहें, ठीक है, लेकिन डॉक्टर से टेलीफोनिकली या मतलब किसी भी व्हाट्सएप सिस्टम से इन कॉन्टैक्ट रहें, ठीक है, ताकि वो अपनी कोई भी फौरी कंप्लेन है जो उनसे डिस्कस कर सकें, लेकिन जस्ट फॉर एंटीनेटल विजिट हॉस्पिटल्स में नहीं आए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंस है। और जब खातून एक जो है वो प्रेगनेंसी के साथ हॉस्पिटल आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जरासीम को कैरी न कर लें। ठीक है, रूटीन एंटीनेटल के लिए हम नहीं कॉल करते, और अगर कोई डायर इमरजेंसी है तो उस सूरत हाल में उसको हमने वैसे ही अटेंड करना है जैसे हम तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ एक पेशेंट को, क्योंकि जब कोई हमारे पास आता है तो हम उसे सस्पेक्ट करेंगे कि इसको हो सकता है कोरोना, ठीक है, जब तक कि वो नेगेटिव नहीं आ जाता। तो हर किसी का टेस्ट इस पे करवाना पॉसिबल नहीं होता, तो हमने इसमें यही करना होता है कि उस खातून को हम सस्पेक्टेड केस के तौर पर ट्रीट करते हैं और सारे के सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ उसे अटेंड करते हैं। ठीक है, और प्रेगनेंसी में विटामिन्स और जो टॉनिक्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टिव से हमारा मैकेनिज्म है बॉडी का उसको एक्टिवेट करते हैं, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको मिनरल्स और विटामिन्स जो है वो जरूर लेने चाहिए। ठीक है, अपनी डाइट जो है वो ऐसी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन भी शामिल हो, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वाटर में इनटेक जो है उसका डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कोरोना से, लेकिन ये डिहाइड्रेशन से को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर इनटेक लेना चाहिए और डाइट हेल्दी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, घर के लेवल में खवातीन को कोरोना से बचाव के लिए क्या इकदाम करने चाहिए कि अगर घर में कोई बंदा फर्द ऐसे है कि कोई फर्द सस्पेक्ट कर रहा है या कोई फर्द है जिसको कि कोरोना हो गया, तो घर में उसको क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने घर वालों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, क्योंकि एक घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, डिफरेंट लोग रह रहे होते हैं ना, तो उनमें वो क्या प्रिवेंटिव मेजरमेंट इस्तेमाल करे जिसकी वजह से वो कोरोना से बच सके। देखिए, अभी तक जो कोरोना की स्टेटिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से एक्सट्रीम एजेस जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें। सही, जो एल्डरली पीपल है वो और जो छोटे बच्चे हैं वो, खवातीन की रेशो आई थिंक के कम है, डॉक्टर साहब अगर मैं गलत नहीं कह रही। ठीक है, और ये ब्लेसिंग है फॉर फीमेल्स, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस फेज में से, ये प्रेगनेंसी वाले फेज में या किसी न किसी इम्यूनोसप्रेसिव फेज में से गुजर रही होती है। ठीक है, और ऐसा है कि घर में फीमेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस कोई
आइसोलेटेड पेशेंट है तो उसको उसने कैसे मैनेज करना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो आइसोलेट है तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी डाइट को उसने मैनेज करना है, उसकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, उसकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे पूरी होनी चाहिए, उसके जो यूटेंसिल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से वॉश होना चाहिए, उसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए भी यही है कि बच्चों को और सारे घर वालों को ये तो देखिए जो सबसे आसान है इसका हल वो हैंड वॉशिंग है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। सही। ये एक ऐसा स्टेप है जिससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी को कोई नुकसान हो सकता है और ये सबसे आसान तरीका है इस एक बड़ी प्रॉब्लम से बचने का, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करें और मेरा ख्याल है खातून जो है वो घर में एक्टिवली इन सारे चीजों को लेकर चल सकता है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में खातून को अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए किस किस्म की ग़िज़ा लेनी चाहिए, खासतौर पर कोरोना के हवाले से मुझे बताइएगा। थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया पहले, लेकिन इसमें इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इसमें देखिए हम टॉनिक्स देते हैं, सही, एक प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है। उसमें आयरन जरूर देते हैं, कैल्शियम जरूर देते हैं, जो ये प्रिपरेशंस होती हैं इनमें मल्टीपल होते हैं विटामिन, सही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जंक फूड अवॉइड करें, ठीक है। फ्रीक्वेंट लिक्विड इनटेक होना चाहिए, उसमें भी सिंपल वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करें, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और उसके अलावा उसकी प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स ले और मतलब जो दालें हैं वो ले, जो अनप्रोसेस्ड फूड है वो हेल्दी है, थैंक यू। ले सकती है ज्यादा से ज्यादा। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है महविश हना जो कि रूरल एड पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कोविड-19 के हवाले से रूरल एड पाकिस्तान क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है और किस किस्म के रिस्पॉन्स पे काम कर रहा है। शुक्रिया शुमाइला। रूरल एड पाकिस्तान कोविड-19 पर अवेयरनेस रेजिंग, राइट्स प्रोटेक्शन और फूड एंड हाइजीन प्रमोशन पर काम कर रहा है। आवाज़ 2 ब्रिटिश काउंसिल की मामनत से आवाज़ 2 प्रोग्राम इसमें एक अकलीदी किरदार अदा कर रहा है जो माशरती रवैयों में मुस्बत तब्दीली का बाइस बनेगा। आवाज़ 2 प्रोग्राम के तहत यूथ वॉलंटियर्स, विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट फोरम्स आपस में मिलकर वनरेबल कम्युनिटीज़ के साथ, उनमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग शामिल हैं जो कोविड-19 से की प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स से मुतल्लिका अवेयरनेस रेजिंग और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आइए आवाज़ बने और कमज़ोर और पसमानदा तबकों का ख्याल रखें, जिनमें माइनॉरिटीज़, औरतें, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, मज़ूर अफराद और ख्वाजा सरा शामिल हैं। ये एक रवादार और इंसाफ पसंद कौम की निशानी है। मैं अपने तमाम डॉक्टर साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने इस पैंडेमिक के सीज़न में हमें इतना टाइम दिया और अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल डॉक्टर्स। उसके अलावा मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि आवाज़ 2 प्रोग्राम के इस मैसेज के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हर शहरी तहफ़्फ़ुज़, तिब्बी इलाज और फलाही अमदाद का मुस्तहिक है, क्योंकि कोरोना का ख़तरा हर एक को है। कोरोना इम्तियाजी बर्ताव नहीं करता। क्या आप भी करेंगे?